हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निर्मल और आप सबका व्यूअर्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। हमारी क्लास चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो कि एमपीपीएससी की यूनिट 6 का सिलेबस का पार्ट है ना। तो हमने लास्ट क्लास में डायरेक्ट तक कंप्लीट कर चुके थे। हम डायरेक्ट समझ चुके थे, हमने ट्रांसफर पावर और रिजर्व पावर बहुत अच्छे से समझ चुके थे। यदि किसी को अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, हम आगे का पढ़ना है बाइकैमरल। अब व्हाट इज बाइकैमरल, समझो। बाइकैमरल क्या होता है? जब हम अपने या बोल सकते हो, जब हम दो हाउसेस बना देते हैं, किसके लिए? रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए उसको बोलते हैं बाइकैमरल। सिंपल लैंग्वेज समझाया मैंने। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो यहाँ पर। देखो, पहले क्या था, सीएलसी का फॉर्मेशन हुआ था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, है ना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काम क्या करती थी? ये काम, इसका क्या काम था? जैसे काम था लॉ बनाना। इसका काम क्या था? कानून बनाने का इसका पूरा काम था। एक सेकंड। इसका काम था का कानून बनाना, लॉ बनाना। एक लॉ मेकिंग बॉडी थी, है ना। अब जैसे अपने इंडिया में हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है कौन सी? होता पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट में कितने हाउस है? दो हाउस है। पार्लियामेंट में दो हाउस आज की डेट में, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। एक है लोकसभा और एक है बेटा राज्यसभा। वहां पर भी ऐसे ही हुआ, है ना। वहां पर भी किया गया, जो सीएलसी थी, सीएलसी पहले यूनिकैमरल थी। यूनिकैमरल यानी सिंगल हाउस था। अब उसको दो हाउस में कर दिया, यानी उसको बाइकैमरल कर दिया। बाइकैमरल किस में कर दिया? एक बना दिया लोअर हाउस और एक बना दिया बेटा अपर हाउस। एक क्या बना दिया? लोअर हाउस बना दिया और एक बना दिया अपर हाउस। और ये सिस्टम हमारा इंडिया में भी चल रहा है। इंडिया की पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस है उसको बोलते हैं लोकसभा, जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं बेटा राज्यसभा। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहिए। ठीक है। अब बाइकैमरल बनाया, तो बाइकैमरल बनाया बेटा लोअर हाउस। क्या बनाया इसमें? लोअर हाउस बनाया, है ना। जिसमें कितने मेंबर थे? 145 मेंबर। कितने मेंबर थे? 145 मेंबर। जो इनका टेन्यूर हुआ करता था, कितना हुआ करता था? 3 इयर्स। कितने साल का टेन्यूर है इनका? 3 इयर्स का टेन्यूर है। और जो अपर हाउस है, जिसको हम बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, उसमें कितने मेंबर थे बेटा? 60 मेंबर थे और 5 साल के लिए आते थे। फिर से समझ लो, यहाँ पर समझा देता हूँ आपको स्क्रीन पर। पहले मैंने क्या बताया, जो सीएलसी को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कर दिया? सॉरी, असेंबली का ना, उसको बाइकैमरल कर दिया। बाइकैमरल किस में करा? एक लोअर हाउस में करा और एक अपर हाउस में करा। ये निम्न सदन और सदन बोलते हैं जिसको, है ना। एक अपर हाउस में करा। लोअर हाउस में कितने मेंबर थे? 145। और अपर हाउस में कितने मेंबर थे बेटा? 60 मेंबर थे। जो लोअर हाउस का जो टेन्योर था वो कितना था? 3 इयर्स, है ना। उसका टेन्योर कितना था? इसका टेन्योर था बेटा 5 इयर्स का। इसका टेन्योर कितना था? 5 इयर्स। अब लेजिस्लेचर में कुछ रिफॉर्म करे, जैसे अब लेजिस्लेचर में ये रिफॉर्म कर दिया कि अब चाहे तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। एडजॉर्नमेंट मोशन को पास कर सकते हैं, यानी पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए जो मोशन पास होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन पास कर सकते हैं। वोट कर सकते हैं किसमें? बजट में। पहले होता बजट में किसी को वोटिंग राइट्स नहीं मिली थी, अब क्या कर सकते हैं वो लोग? वोट कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अभी भी 75% पार्ट ऐसा था बजट का, वोटेबल बिल्कुल नहीं था। अब ये 75% कौन सा था? ऑब्वियसली आपको पता होगा किसका इंटरेस्ट का था, ये गवर्नर का इंटरेस्ट का था। मैं बता चुका हूँ कि जो लोअर हाउस में कितने मेंबर होते थे? 145 मेंबर रहते थे। कुछ मेंबर्स में नॉमिनेट होते थे और कुछ इनडायरेक्टली इलेक्टेड। कहाँ से आते थे? अलग अलग प्रोविंस से आते थे। जैसे जो टेन्योर था वो कितना था बेटा? 3 साल। अब 3 साल इनका टेन्योर था। सो जो 41 मेंबर थे बेटा, है ना, 41 मेंबर में से 26 ऑफिशियल थे और 15 क्या थे? नॉन ऑफिशियल थे। यानी मैंने क्या बोल रहा हूँ, 41 मेंबर जो नॉमिनेट होते थे उसमें से 26 मेंबर ऑफिशियल थे
और 50 मेंबर नॉन ऑफिशियल थे। इसमें से 104 मेंबर 104 सदस्य इलेक्ट होते थे, यानी इनका चुनाव होता था प्रॉपर। इसमें कितने 52 तो जनरल सीट की थी, 30 मुस्लिमों की सीट रिजर्व थी, 2 सिखों के लिए और 20 स्पेशल सीट थी। मैंने क्या बताया, 145 मेंबर है ना, जिसमें से 41 नॉमिनेट होते थे, वो 104 का होता है बेटा इलेक्ट। इसमें से 52 जनरल के थे, है ना, 30 मुस्लिम के थे, 2 सिख एंड 20 स्पेशल। यहाँ तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अपर हाउस देख लेते हैं, है ना। अपर हाउस में कितने मेंबर थे बेटा, 60 मेंबर, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी। हाउ मेनी मेंबर इन अपर हाउस, 60 मेंबर। इनका टेन्योर कितना होता है, 5 साल। देखो मेंबर का टेन्योर कितना होता है, 5 साल होता था। बट यहाँ पर सिर्फ मेल मेंबर थे, फीमेल को कोई अभी तक कोई राइट्स नहीं मिले थे अपर हाउस में बैठने के। यहाँ पर राइट्स किसको थे, ओनली मेल को, ध्यान से रखना बेटा, ओनली मेल को यहाँ पर क्या थे, सिर्फ राइट्स थे, यानी फीमेल्स को कोई राइट्स अभी तक नहीं मिला था। अब जो 60 मेंबर थे, इसमें से 60 में से 26 कैसे होते थे नॉमिनेट, यानी इनको नॉमिनेट करते थे अलग अलग जगहों से, और 34 क्या होते थे इलेक्टेड। 34 मेंबर क्या होते थे इलेक्टेड, जिसमें से 20 सीटें जनरल की थी, 10 सीटें मुस्लिमों की थी, और 3 सीटें यूरोपियन और 1 सीट किसकी थी बेटा, सिख। जैसे आप लोग को आज पता है, यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान करा है अपने संविधान में। क्या करा है, ज्वाइंट सीटिंग का क्या करा है, प्रावधान करा है। वैसे उस समय था, उस समय क्या था बेटा, यदि सपोज अपर हाउस और लोअर हाउस में किसी बिल को लेकर, किसी मोशन को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यदि मान लो किसी डॉक्टर का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे सुलझाया जाएगा, ज्वाइंट सीटिंग के थ्रू, है ना। जो ज्वाइंट सीटिंग थी कन्वेंट किसके द्वारा की जाती थी, गवर्नर के द्वारा, और फिर 6 मंथ का डिफरेंस होता था, वही आपको पता, जैसे आई बात समझ में। तो मतलब ये ज्वाइंट सीटिंग क्यों रखी जाती थी, यदि किसी टाइप का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई डेड ब्लॉक ना हो। यदि कोई डेड ब्लॉक होता है तो हम उसको रिजोल्व कर लेंगे ज्वाइंट सीटिंग के थ्रू। अब इलेक्टोरल में क्या क्या प्रोविजन रखे समझ लो। अब हमने यहाँ पर क्या करा, जैसे 1909 का आपने एक्ट पढ़ा होगा, जिसमें कम्युनल रिप्रेजेंट सेपरेट इलेक्ट्रो सिस्टम दे दिया था, सेपरेट इलेक्ट्रो दिया था बेटा, सेपरेट इलेक्ट्रो, कम्युनल ने सेपरेट इलेक्ट्रो किसको दिया था, मुस्लिमों को। अब देखना यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देंगे, कहाँ पर, सिखों को, सिख, यूरोपियन और एंग्लो इंडियन, है ना। क्या बढ़ा देंगे बेटा, सिख, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन तक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा देंगे। फिर क्या हुआ, जो फ्रेंचाइज है राइट ऑफ वोटिंग की, जो वोटिंग का राइट है कुछ लिमिटेड लोगों को दे दिया जाएगा। और अभी भी इंडिया में मात्र 3% इंडियंस को क्या था बेटा, वोटिंग वोटिंग राइट्स थे। कितने इंडियंस को वोटिंग राइट्स, ओनली 3%, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। This there was a provision to provide reservation to the non-Brahmin, नॉन ब्राह्मण को रिजर्वेशन दिया गया इसमें। मद्रास डिप्रेस क्लासेस, है ना, डिप्रेस क्लासेस का ऑफर कैसे ऑफर दिया गया, नॉमिनेट सीट में बैठने का, यानी सीधे सीधे ये है, अब डिप्रेस क्लास में से भी आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हो। किसने बोल दिया ये, लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में बोल चुके थे। वो मद्रास में तो यहाँ था कि नॉन ब्राह्मणों को भी क्या दे दिया था, रिजर्वेशन दे के रख दिया था। अब यहाँ पर आती है एक मेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, वो बना था यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन, आई थी इंडिया में पहली बार। किसके कहने पर, 1926 में लीग कमीशन के कहने पर, किसके कहने पर, लीग कमीशन के कहने पर। फिर इसमें यूपीएससी का फॉर्मेशन होता है, यूपीएससी का फॉर्मेशन होगा रोज बारकर, रोज बारकर क्या बनते हैं, फर्स्ट चेयरमैन बनते हैं, फर्स्ट इंग्लिश चेयरमैन, है ना। अब इंग्लिश के बाद में बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, यूपीएससी पूरा एमपीपीएससी सारा डिटेल में समझाऊंगा जब बताऊंगा। चलो, दिस हैड आल्सो मेड अ प्रोविजन पार्ट्स 50 में से एक प्रोविजन वो करा, दैट इज क्या करा कि देखो हमने 1990 का एक्ट तो बना दिया, हम इसको क्या करेंगे, रिव्यू भी करेंगे। ब्रिटिशर्स ने बोला हम इसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, और इसको रिव्यू करने के लिए हम एक कमीशन बनाएंगे।
इसको रिव्यू करने के लिए हम क्या बनाए, कमीशन बनाए। इसलिए 1927 में एक कमीशन आता है, उस कमीशन का नाम है साइमन कमीशन। 1927 में एक कमीशन आता है, उस कमीशन का नाम बेटा साइमन कमीशन, जो 1998 का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को रिव्यू करने आएगा। ये देखा कि 1919 का आखिर काम कैसा हुआ। अभी पढ़ेंगे कि 1935 का एड भी आ गया ना, चलो ठीक है। फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दिया, कहाँ पर, सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन बता चुका हूँ मैं, है ना। फ्रेंचाइजी दी, राइट टू वोटिंग दी, राइट टू वोटिंग किसको दी, सिर्फ लिमिटेड लोगों को, है ना, जो एक मिनिमम टैक्स पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को, उनको क्या दिए गए हैं, यहाँ पर वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। मैंने अभी बता चुका, मात्र 3% इंडियंस को दिए गए थे ये वोटिंग राइट्स। एक हाई कमिश्नर का ऑफिस बना दिया। अब जो हाई कमिश्नर की ऑफिस है, इंडिया फंड से जाती थी, उसकी सैलरी। अब देखो यहाँ पर जो समझना, जो वायसराय की काउंसिल होती थी, उसमें कितने मेंबर होते थे, 8। अब इस 8 में से जो 3 मेंबर रहेंगे वो कौन रहेंगे बेटा, टोटली इंडियंस रहेंगे। क्या रहेंगे, पूरी तरह से इंडियंस रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई थिंक। अब मैं एक बार पूरा रिवीजन करवा देता हूँ, फिर 8 पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट है, हाँ सॉरी, एक और इसमें एक और ऑफिस का फॉर्मेशन किया गया, मैं भूल गया, केक का, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, किसमें लाया गया था, वो 1998 में ही लाया गया था। चलो अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, है ना, पूरा रिवीजन करवा देता हूँ। पहले जो मेन प्रोविजन बताया था मैंने, इसमें आता है डायर की सिस्टम, है ना। डायर के सिस्टम में डुअल सिस्टम, जिसमें ट्रांसफर पावर और रिजर्व पावर लाई गई थी। सेकंड मैंने बताया बेटा बाई कैमरल, जिसमें सीएलए में को बाई कैमरल कर दिया गया, यानी एक लोअर हाउस बना दिया एंड एक अपर हाउस बना दिया, अपर हाउस एंड लोअर हाउस बना दिया। फिर मैंने क्या बताया, कुछ फ्रेंचाइजी दी, राइट टू वोट दे दिया, राइट टू वोट दे दिया, बट कुछ लिमिटेड इंडियंस को, जो एक मिनिमम टैक्स पे कर सकते हैं। एक मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजन, हाई कमिश्नर का ऑफिस बना दिया इसमें, एक हाई कमिश्नर का ऑफिस बना दिया। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूपीएससी का क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। वो किसकी सिफारिश पर, 1926 में लीग कमीशन की सिफारिश पर। जो राइट टू वोट थे सिर्फ मेल को मिले थे, फीमेल को कोई राइट टू वोट नहीं मिला था। जो बाई कैमरल बनी थी, लोअर हाउस उसमें 145 मेंबर थे, है ना। बाई कैमरा में लोअर हाउस में कितने मेंबर थे बेटा, 145 मेंबर थे, और अपर हाउस में कितने मेंबर थे, 60 मेंबर थे। इन 145 का मेंबर का टेन्यू कितना होता था, 3 इयर्स, 3 साल रहते, 3 इयर्स, है ना। और जो अपर हाउस के जो मेंबर थे, उनकी जो टेन्यूर होता था वो होता था 5 साल के लिए। क्या होता था, 5 साल के लिए होता था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने पूरा 19 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 को कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब जो मैं बात वो बताऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि किसी टाइप का कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क योर डाउट, ओके, इन कमेंट सेक्शन। और आप चाहो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा। दूसरी चीज, यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इससे क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और पढ़ाने का। सो आज अलविदा कहता हूँ आज के लिए, बाकी हम कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।